जब भी कोई इंसान कोई जॉब इंटरव्यू देता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस है कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी और उसका वर्किंग आवर कितना होगा। इंडिया में जितने भी जॉब्स अवेलेबल हैं, चाहे वो ब्लू कॉलर हो या वाइट कॉलर, हर जॉब में एक वर्किंग आवर का बहुत बड़ा लोचा रहता है। आपने ये खुद महसूस किया होगा या फिर किसी दूसरे से सुना होगा कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जो वर्किंग आवर का क्लॉज है, बहुत ही आसानी से उसके परे जाकर लोग एक्चुअली में काम करते हैं। एट द सेम टाइम जब आप काम करते हो किसी ऑफिस में तो आपको तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि इन प्रॉब्लम्स को लेकर कहाँ जाएं। तो चलिए इन सब चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं आज के एपिसोड नंबर 13 में। एपिसोड के डिटेल में जाने के पहले मैं आपको कुछ चौंका देने वाले फैक्ट बताना चाहता हूँ। 1980 में इंडिया की जीडीपी थी 200 बिलियन यूएस डॉलर्स। 2015 में ये बन जाती है 2000 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसका मतलब साफ है, अगर देश का जीडीपी जंप करता है तो ऑब्वियसली सेम रेशियो से या फिर सेम परसेंटेज से लोगों का जो इनकम है वो भी जंप होना चाहिए। मगर इस फिगर में हमको कुछ और ही स्टोरी नजर आती है। इनकम जंप सबसे ज्यादा होता है टॉप 0.001% ऑफ HIG का, जबकि सबसे कम होता है LIG का। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या ऐसा है कि LIG के जो लोग हैं वो मेहनत कम करते हैं और HIG के जो टॉप 0.001% लोग हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं? तो कहना बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लिया जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के लेबर लॉस की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में और इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स था। 1922 के आते आते इंडिया इसका एक परमानेंट मेंबर भी बन गया। ILO के आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन 1919 में ये डिसाइड किया गया कि कोई भी वर्कर जो है उसकी वर्किंग आवर्स 48 आवर्स इन अ वीक से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। यही लॉ जो है वो इंडिया में भी एप्लीकेबल है बाय द नेम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 51। इंडिया के फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 54 के अनुसार डेली वर्क जो है वो किसी भी फैक्ट्री में 9 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। हर एक वर्कर को मिनिमम हाफ एन आवर का एक इंटरवल ब्रेक देना ही होगा, और अगर कोई वर्कर जो है वो ओवर टाइम करता है तो सेक्शन 59 के हिसाब से उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से बनता है माइंस एक्ट 1952, जिसमें बताया गया है कि किसी भी माइंस में कोई भी इंसान 10 आवर्स अ डे से ज्यादा इंक्लूडिंग द ओवर टाइम काम नहीं कर सकता। 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट ये बोलता है कि अगर किसी इंसान ने ओवर टाइम किया तो उसका जो आवरली पेमेंट रेट है उसके डबल उसको पे करना पड़ेगा ओवर टाइम के लिए। इंडिया में शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी है, जिसमें शॉप्स को मैक्सिमम 8 से 10 आवर्स तक ओपन रखने की बात की गई है। वीकली आवर्स ऑफ वर्क को 48 आवर्स के अंदर रखने की बात की गई है, और ओवर टाइम मिलाकर कोई भी इंसान इस तरह के शॉप्स में 50 से लेकर 60 आवर्स के बीच में ही काम कर सकता है। फिर बनता है 2023 में न्यू लेबर लॉ, जो एक एक्सटेंशन होता है फैक्ट्रीज एक्ट 1994 का एंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का। 2023 के न्यू लेबर लॉ का एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है IT इंडस्ट्री को, क्योंकि IT इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं अब वो भी एज वर्कर या लेबर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं। अब इस डेटा को देखिए, यहाँ पे 10 देशों के नाम है और हर एक देश के बगल में लिखा हुआ एक फिगर जो दर्शाता है कि उस देश में कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन एक हफ्ते में औसतन कितने घंटे काम करता है। वैल्यूज पे आप नजर डालोगे तो इंडिया 7th नंबर पे है, जबकि UAE जो है वो 1st पे है। अभी यहाँ पे एक बात समझने की है कि इंडिया में जितने भी वर्किंग सेक्टर्स हैं सभी के सभी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जितने भी लोग काम करते हैं सभी के सभी ऑफिस में जाकर काम नहीं करते या फिर ऑफिस में उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती। कुछ लोग खेतों में काम करते हैं, कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग अपने खुद के बिजनेस के लिए लोग को हायर करते हैं, या फिर कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट जैसे काम भी करते हैं। इन सभी कामों को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करते हैं वो किसी ऑफिस में काम करते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, वेज मिलती है हर महीने। एट द सेम टाइम उनको अपॉइंटमेंट लेटर जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लेबर लॉस के अंतर्गत ले आना बहुत आसान होता है।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं इनके एम्प्लॉयमेंट की कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, जिसके वजह से इनको लेबर लॉज के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। एक एस्टिमेट ये बताता है कि इंडिया में अराउंड 450 मिलियन पीपल इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो इंडिया के टोटल वर्कफोर्स का 90% है। और हर साल करीबन 5 से 10 मिलियन वर्कर्स इस वर्कफोर्स में ऐड होते जाते हैं। इन लोगों का सोचकर इंडियन गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 पास किया था। इस एक्ट का मेन मोटिव था कि ये जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिले। मगर इस एक्ट में बहुत सारे फ्लॉज हैं। किसी भी इंडिविजुअल को अगर इस पर्टिकुलर एक्ट का फायदा लेना है तो उसको श्रम सुविधा पोर्टल नाम के वेबसाइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा विद आधार कार्ड। बहुत सारे लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं इनको ये इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती है और इस वजह से ये लोग कभी रजिस्टर ही नहीं कर पाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी ज्यादा अर्बन सेंट्रिक है, तो हो सकता है कि अर्बन एरियाज में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, मगर जो लोग रूरल एरियाज में काम करते हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती भी नहीं है। साथ में इस एक्ट में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे और उसको अगर कोई लीगल हेल्प चाहिए अपने काम के लिए तो उसको वो हेल्प कहां से मिलेगी। इसी एक्ट को बाद में सुधारा जाता है बाय द नेम कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी 2020। इंडिया में एटलीस्ट 17.19 मिलियन वुमेन जो है वो एंगेज है तरह तरह के होम बेस्ड वर्क में, जिसमें से 12.48 मिलियन वुमेन इन्वॉल्व है किसी भी तरह के नॉन एग्रीकल्चरल बेस्ड वर्क में। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये बन जाता है इंडिया के टोटल वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन का 26.5%। ये ऐसे वुमेन है जो किसी भी तरह का काम करते हैं जिसके लिए उनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। साथ में उन वुमेन का सोचिए जो हाउस होल्ड हेल्प की तरह काम करती हैं या फिर मान लीजिए किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में काम करती हैं, जैसे पापड़ मेकिंग इंडस्ट्री। अब सुनने में ये लग सकता है कि पापड़ मेकिंग इंडस्ट्री कैसे अनऑर्गेनाइज्ड हो सकती है, तो इस डेटा को देख लीजिए जहां पे बताया गया है कि 32% ऑफ दिस इंडस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड, बाकी 68% इज कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड। और ये जो इंडस्ट्री है इसका टोटल मार्केट शेयर करीबन 74 बिलियन रुपीस है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए राज्यसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया जाता है इन द ईयर 1988 बाय इला भट्ट। इस बिल को पास नहीं किया जाता। इस बिल को वापस प्रपोज किया जाता है इन द ईयर 1992, तब भी वो पास नहीं होता। एंड फाइनली जाकर 2020 में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के नाम से ये बिल पास होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो नंबर ऑफ पीपल इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया काफी ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी अभी भी एक मेजर कंसर्न है, जबकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए एटलीस्ट कुछ पावरफुल लेबर लॉज इंडिया में है। सबसे ज्यादा जरूरी है टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन। जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आएंगी उनसे काम जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, खुद ब खुद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोगों के स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा, नए नए इनोवेटिव प्रोसीजर्स थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। और साथ में इंडिया की जो माइग्रेंट वर्कफोर्स है, यानी कि जो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं नौकरी के लिए, उनका प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा। जितने भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज का फायदा पाने के लिए ऑब्वियसली उनको रजिस्टर तो करना पड़ेगा, मगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो काफी इजी हो जाना चाहिए। प्रोसेस ऐसा बने कि यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन की जरूरत ना पड़े, और साथ में चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लोगों की जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हमारे वर्क फोर्स को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करता हो, ये सुविधाएं मिल जाएं तो ऑब्वियसली हमको सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए इसी आशा के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एपिसोड नंबर 14 में। टिल देन, जय हिंद।